हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सभी के लिए। दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से एक नया प्रश्न पत्र लेकर। आपने पुराने वीडियो तो देख लिए होंगे, यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, विलंब न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? विकल्प हैं बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। विशेषण को परिभाषित कीजिए। सर्वनाम शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न यदि हों तो उसमें आप वह विकल्प खोजने का प्रयास करेंगे, वह विकल्प ढूंढेंगे जिसमें छात्र के या बालक के अंतरतम भावों को अभिव्यक्ति मिल सके, वह अपने अंतरतम भाव या आंतरिक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सके। तो देखिए किस 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 प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं या 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से किस प्रश्न में देखिए वह अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। बस यदि आप यह काम कर लेंगे तो आप समझ लीजिए सही उत्तर पा गए। ठीक, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, विशेषण को परिभाषित कीजिए, सर्वनाम शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। क्योंकि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वह सदा सधाया, क्योंकि सीमित है ना, संज्ञा की परिभाषा में वो क्या आंतरिक अभिव्यक्ति देगा। विशेषण को परिभाषित करना है तो कुछ अलग बताएगा क्या वो। सर्वनाम के 2 उदाहरण है, सिंपल साधारण सी बात है। तो इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। विकल्प ए जो है आपका, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी यदि वो लिखता है तो अपने आंतरिक भाव, जो उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति है, वो पूरी तरह से समझ रहे, भली भांति वह उभर करके आएगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, परिलक्षित होगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे अपने समाज व संस्कृति से भाषा सीखते हैं, यह विचार है। विकल्प में पावलोव, स्किनर, वाइगोस्की, चॉम्स्की। दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक का यह विचार है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से भाषा सीखते हैं? वैसे आप लोग समाज और संस्कृति से तो समझ गए होंगे सीधे सीधे क्या उत्तर होगा, लेकिन थोड़ा से पावलोव की बात करें तो पावलोव दोस्तों बात करते हैं अनुकरण की। इनका कहना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ भी नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है। लेकिन सीखता कैसे? वो अनुकरण के माध्यम से। जो वो देखता है, ठीक है, उसमें वो सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है और अनुबंधन करता है। ठीक, इसके माध्यम से वह उसकी भाषा विकसित होती है, वो भाषा सीख जाता है। स्किनर का कहना है कि स्किनर भी पावलोव की तरह अनुकरण की ही बात करते हैं, लेकिन अनुकरण के अतिरिक्त ये पुनर्वलन की भी बात करते हैं। स्किनर का कहना है कि अनुकरण के साथ साथ पुनर्वलन का भी योगदान होता है, जो बच्चे को भाषा सीखने में सहायक होता है। फिर वाइगोत्स्की का तो जान ही रहे हैं कि समाज और संस्कृति इनका कोड ही है। चॉम्स्की का कहना है कि जो बच्चा होता है उसमें भाषा अर्जन की क्षमता जो जन्मजात होती है, इसलिए इसमें जन्मजात भी नहीं है, अनुकरण भी नहीं है और अनुकरण और पुनर्वलन भी नहीं है। इसलिए वाइगोत्स्की यानी सही हो जाएंगे। इसके सही उत्तर विकल्प सी, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात सिर्फ वाइगोत्स्की ही करते हैं। इनका कहना है कि बच्चा जो कुछ सीखता है सब कुछ समाज और संस्कृति से ही सीखता है। तो वाइगोत्स्की का कोड है समाज व संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। विकल्प पाठ्यपुस्तक, भाषा का व्याकरण, भाषा शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दोस्तों, सामान्यतया भाषा अर्जन के लिए पाठ्यपुस्तक, भाषा का व्याकरण, भाषा शिक्षक और भाषा के सभी आवश्यक है, सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अतिरिक्त भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। क्योंकि आप भाषा के विभिन्न रूपों का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, आपका भाषा अर्जन यानी कि आप जो भाषा सीखते हैं वह मतलब अच्छी प्रकार से और जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विकल्प हैं दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पहले तो बात करें द्वितीय भाषा शिक्षण। द्वितीय भाषा शिक्षण क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि बालक है, ठीक है, वह परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है यानी कि उसकी मातृभाषा, ठीक, शुरुआत तो उसी से होती है, उसी भाषा में वो बात करना बोलना शुरू करता है। परिवार की भाषा कुछ भी हो सकती है, बांग्ला हो सकती है, मराठी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, ठीक है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है परिवार की भाषा। तो कहने का मतलब ये कि वह उसकी मातृभाषा होती है। जब वो विद्यालय में आता है तो उसकी भाषा का परिमार्जन होता है, उसमें संशोधन होता है, ठीक है। क्योंकि यदि परिमार्जन या संशोधन नहीं किया जाएगा तो वो एक बड़े पैमाने पे यानी कि बड़े स्तर पे, चाहे देश की बात करिए या विदेश की बात करिए, वहाँ पे क्या वो सामंजस्य यानी कि विभिन्न समाज व विभिन्न संस्कृतियों के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी भाषा का परिमार्जन होता है, तो वही उसकी द्वितीय भाषा शिक्षण हो जाता है, ठीक है। तो अब बात है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो विकल्प में दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये नहीं है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, यह भी जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, यह भी द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विकल्प बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यह द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प में पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा के व्याकरणिक नियम, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जो होंगे वो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे, भाषा के व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण होंगे, समृद्ध भाषिक वातावरण जो है वो महत्वपूर्ण होगा, या भाषा की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होगी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, समृद्ध भाषिक वातावरण जो होगा वह ऐसा कारक है जो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसलिए विकल्प सी, समृद्ध भाषिक वातावरण जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया आप भाषा सीखेंगे, उतना अच्छा भाषा जो है बच्चा जो है भाषा सीखेगा। अगला प्रश्न देखें, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? विकल्प हैं बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे प्रश्नों का उत्तर सीमित शब्दों में दें, बच्चे प्रश्नों का उत्तर अपनी क्षमता के अनुसार दें। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि भाषा की कक्षा में जो एक शिक्षक है वो बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। क्या बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, ऐसा वो इस प्रकार की अपेक्षा वो करता है। बच्चे संस्कृत भाषा में ही जवाब दें, बच्चे प्रश्नों का उत्तर सीमित शब्दों में दें, ये तीनों गलत हैं, ठीक है। बच्चे प्रश्नों का उत्तर अपनी क्षमता के अनुसार दें, ठीक। एक जो भाषा शिक्षक है वह बच्चों से यही अपेक्षा करेगा और यही करना भी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखें, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में विकल्प हैं बाधक हैं, साधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। दोस्तों, पत्र पत्रिकाएं क्या भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देंगी, या बड़ों के पढ़ने की ही वस्तु हैं केवल? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो भाषा सीखने में वो साधक हैं, यानी कि सहायता करती हैं, ठीक है। वो मदद करेंगी, वो आपका वो बाधा नहीं बनेगी, ठीक है। त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देंगी, ठीक है। उससे त्रुटियों का क्या लेना देना, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखें, भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे प्रश्न डाले हैं मैंने,
ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे भी लगेंगे। यदि अच्छे लगते हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है या प्रश्नों की गुणवत्ता पूरी कोशिश है कि अच्छी रहे। और यदि इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, बिल्कुल गलत है। केवल परीक्षा में होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। भाषा का प्रयोग दोस्तों जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। सही है, इसका उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय विकल्प हैं, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिसमें दिव्यांग भी आ जाएंगे, मूक बधिर, यानी कि हर प्रकार का वह बालक जो किसी न किसी रूप में अक्षम होता है, ठीक है, या बहुत प्रतिभाशाली है, तो वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो उनकी भाषा के यदि आपको आकलन करना है, ठीक है, आपने बीएड या डीएलएड या बीटीसी में जो है समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा, ठीक है, उसके आधार पर यह प्रश्न है। तो क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करेंगे तो क्या उन्हें आप अधिक अंक देने का प्रयास करेंगे, प्रश्न संख्या में विशेष छूट देंगे, उनकी क्षमता और सीमाओं का विशेष ध्यान रखेंगे, या उनके प्रति दया का भाव रखेंगे। दोस्तों, उन्हें न तो आप अधिक अंक देंगे, ठीक है, ना प्रश्न संख्या में कोई छूट देंगे, ना उनके प्रति दया की भावना रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अन्य बच्चों से अलग है, ठीक है, तभी तो समावेशी कक्षा होगी। इसलिए विकल्प सी, उनकी क्षमता और सीमाओं का विशेष ध्यान रखेंगे, ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है और पाठ्य पुस्तक जो है भाषा की, उसमें साहित्यिक रचनाओं के समावेशन की बात कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प हैं, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विविध साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर में जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक है, ठीक, उसमें जो विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का समावेश किया जाएगा, यदि करेंगे आप, ठीक है, तो उसका क्या उद्देश्य आप समझते हैं। क्या विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचना से आप परिचित होने का अवसर देना चाह रहे हैं बालक को, या बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत आप करना चाह रहे हैं, या विविध साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से आप परिचित कराना चाह रहे हैं, या पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा जो है उसका निर्वाह करना चाह रहे हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो विविध साहित्यिक रचनाएं हैं उनका समावेशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्र विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित हो सके, ठीक है, इस प्रकार का आप उसको अवसर देंगे। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चा सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत हो जाए, या विभिन्न प्रकार के, भाई जब साहित्यिक विधाएं अगर रचनाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे संबंधित जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनसे परिचित हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता है, ये तो सामान्य सी बात है। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह, ये भी गलत है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। विकल्प हैं, भाषा का व्याकरण सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना। दोस्तों, सीधी सी बात है कि प्राथमिक स्तर पर यदि आप भाषा सिखा रहे हैं तो उसका उद्देश्य, उसका तात्पर्य, उसका मतलब ही यही है
कि आप एक बच्चे को भाषा का प्रयोग सिखा रहे हैं, उच्च स्तरीय साहित्य। आप ये अपेक्षा कर रहे हैं क्या कि प्राथमिक स्तर का बालक जो उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना सीख जाए, या भाषा जो वैज्ञानिक तथ्य है ये तो और क्रिटिकल है उसको समझ जाए, या भाषा का व्याकरण सिखाना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे भाषा का प्रयोग सीख जाए बालक, यही हमारा उद्देश्य होता है या यही तात्पर्य होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखें। विमला अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। विमला का उद्देश्य है। विकल्प हैं बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीधी बातों का निर्वाह करना। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो हैं अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसमें ज़रूर मिलेंगे दोहरा तेहरा करके, मतलब बार बार इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये अच्छा प्रश्न है। तो विमला अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती थी, यानी कि विमला को उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो। तो क्या वो उसका उद्देश्य है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, या बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, या अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीधी बातों का निर्वाह करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। उसका ये उद्देश्य है कि मैदान का जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, क्योंकि इस प्रकार से बच्चा जो बालक है वह अच्छी प्रकार से भली भांति कविता को समझ पाएगा। यदि आप किसी चीज़ से सामान्य सी बात है, आप किसी चीज़ को पढ़ करके सुन करके उतनी अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते हैं, या उतना स्थायी जो है स्मृति में नहीं रहता है, मेमोरी में नहीं रहता है वो, जितना अच्छी प्रकार किसी चित्र को आप देख करके याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखें। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विकल्प हैं संज्ञा की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, विशेषण के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, प्रातःकालीन दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से अभी पिछला मुझे लगता है दूसरा या तीसरा नंबर का कोई प्रश्न था। ठीक है, उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विकल्प डी प्रातःकालीन दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन। अपने शब्दों में यदि वर्णन करेगा तो भली भांति, सीधी सी बात है कि अपने शब्दों में यदि वर्णन करेगा तो भली भांति अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त कर पाएगा, और यही हमारा उद्देश्य भी होता है। ठीक है, विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के माध्यम से इन बातों को स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? विकल्प हैं मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, वर्तनी संबंधी गृह कार्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। दोस्तों इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे, विकल्प भी समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक अनिवार्य उद्देश्य ही हमारा होता है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण एक अध्यापक को अपनाना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों निर्देश है कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 15 से 20 तक में सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों एक कविता है, गद्यांश आपका आता है, मेरा बार बार गद्यांश जो सम्मिलित कर रहा हूँ प्रश्न पत्र में, उसका उद्देश्य भी यही है कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे या पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे कि परीक्षा में बैठने से पहले कि आपको ये लगे कि हाँ, मैंने जो प्रश्न पत्र आप देख रहे होंगे लगे कि ये प्रश्न पत्र मैं पहले से ही सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग बोर होते होंगे, अक्सर चैनलों पे मैं देखता हूँ प्रश्न तो लोग करवाते हैं लेकिन गद्यांश और पद्यांश पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। जबकि गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ये अलग बात है कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं इसको। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। दोस्तों, ये वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र प्राप्त हैं, उनके संबंध में कविता लिखी गई है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसके प्रश्नों पे आते हैं। बहुत ही आसान होता है, गद्यांश हो या पद्यांश हो। ठीक है, प्रश्न कह रहा दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, दुराव यदि उसका आप अर्थ समझेंगे तो दुराव का अर्थ आपको मिलेगा बैर, दुर्गम स्थल, काठिन्य, आवरण। ये दुराव से तात्पर्य नहीं है, दुराव से तात्पर्य है बैर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह वज्र गिराना चाहता था, स्वराज्य स्थापित करना चाहता था, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद से कौन परिचित नहीं है, सभी जानते हैं उनके बारे में, किस प्रकार का उन्होंने पराक्रम का प्रदर्शन किया था जब युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। वह वज्र गिराना नहीं चाहते थे, अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखने का भी उनका कोई उद्देश्य नहीं था, वह स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए विकल्प भी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गिरे विचार से तात्पर्य है विकल्प में मिथ्या विचार, उलझे विचार, सत्य और हित से परे विचार, सभी प्रकार के विचार। दोस्तों, गिरे विचार से तात्पर्य, जो गिरे विचार शब्द आया है गिरा गिरे विचार पर, इस मतलब पद्यांश में, कविता में, तो गिरे विचार से तात्पर्य दोस्तों है सत्य और हित से परे विचार। ठीक है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वापस से एक बार कविता को पढ़िएगा और पढ़ करके इसका अर्थ जब समझेंगे तो आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगा। अगला प्रश्न देखें। पाप का विलोम शब्द है। दोस्तों, पाप का विलोम शब्द क्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग जान रहे होंगे उत्तर इसका। विकल्प है अपाप, प्रायश्चित, निरपराध, पुण्य। दोस्तों, पाप का विलोम होता है पुण्य। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जहाँ जहाँ शब्द है, जहाँ जहाँ शब्द है, विकल्प में पुनरुक्त शब्द युग्म, एकार्थी शब्द युग्म, भिन्नार्थक शब्द युग्म, विपरीतार्थक शब्द युग्म। दोस्तों, बात करते हैं एकार्थी शब्द युग्म की, तो एकार्थी शब्द युग्म यानी कि वह शब्द युग्म होता है जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। ठीक है, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, जैसे यदि मैं उदाहरण की बात करूँ तो जैसे अटूट, ठीक है, न टूटने वाला, कोई इसका और भी अर्थ हो सकता है क्या अटूट का। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे एक बात करूँ तो आपदा, आपदा का अर्थ होता है मुसीबत। ठीक है, आपदा का कोई और भी अर्थ होता है, तो ये एकार्थी शब्द होता है। ठीक, अब बात करें हम भिन्नार्थक शब्द युग्म की। अब भिन्नार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं। दोस्तों, भिन्नार्थक शब्द युग्म मतलब कि ऐसे शब्द सुनने में, मतलब कि जैसे दो शब्द हो गए, ठीक, सुनने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे उदाहरण, जैसे बात करूं मैं अनिष्ट, अनिष्ट सुना होगा आपने, अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, 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 अनिष्ट मतलब होता है निष्ठाहीन, अनिष्ट मतलब अनिष्ट भाव से निष्ठाहीन भाव। ठीक है, और अनिष्ट मतलब होता है बुरा। अब जैसे एक आप उदाहरण ले लीजिए अनिल और अनल, सुनने में तो एक जैसा लग रहा है। अनिल जो है हवा की पर्यायवाची है, अनल जो है आग का पर्यायवाची है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस पर मतलब चर्चा करना ठीक नहीं। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है, विपरीत का मतलब होता है विलोम। कोई भी शब्द है उसका विलोम जो है वो सीधे सीधे विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्द क्या होता है दोस्तों। पुनरुक्त को आप कहीं कहीं द्विरुक्त या युग्म शब्द भी कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं ये आप लिखा हुआ देखेंगे, इसको द्विरुक्त या युग्म शब्द भी
युग्म शब्द के रूप में भी आप लिखा हुआ देखेंगे। ठीक, जैसे एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ, ठीक है, घड़ी घड़ी, बूंद बूंद, इस प्रकार के दोस्तों सुनने को जो है लिखा हुआ आप देखते हैं अक्सर। तो ये पुनरुक्त शब्द है। ठीक है, जहाँ जहाँ जो है ये आपका पुनरुक्त शब्द होगा। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? विकल्प है अहंकार को, असत्य को, अहंकार और असत्य को, अहंकार और सत्य को। दोस्तों विकल्प डी सत्य आ गया है, इसलिए तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अहंकार और असत्य दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी मतलब कि नौजवान शहीद जो है परमवीर अब्दुल हमीद ने अहंकार और असत्य दोनों को नष्ट करने का, यानी कि जो दुश्मन था वो अहंकार में था, उसके अहंकार को प्लस साथ साथ जो असत्य यानी कि गलत वो कर रहा था ना, तो उनका जो उद्देश्य था वो उसके अहंकार और असत्य दोनों को नष्ट करने का उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, देखें तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न हो गए हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। नमस्कार।